हेलो स्टूडेंट्स, अजमेर पब्लिकेशन की राजस्थान करंट अफेयर्स की यूट्यूब सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 6 सितंबर की जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे गिव अप अभियान से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, 21 लाख से अधिक अपात्र लाभार्थियों ने गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा। दूसरा, इस अभियान से खाद्य सुरक्षा सूची में लगभग 60 लाख नए पात्र परिवार जुड़े। तीसरा, अपात्रों द्वारा त्याग करने से लगभग 568 करोड़ रुपए सालाना की राशि राज्य सरकार को बचत के रूप में मिल रही है। और चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा इसमें से गलत कथन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें से कोई भी जो कथन है वो गलत नहीं है। तो पढ़ते हैं हम गिव अप अभियान के बारे में। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा चलाए जा रहे गिव अप अभियान के कारण सक्षम लोगों को एनएफएसए में मिल रही खाद्य सब्सिडी का त्याग गरीबों को इस योजना में जोड़ने का आधार बन रहा है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सक्षम लोगों को एनएफएसए में मिल रही खाद्य सब्सिडी का त्याग करने हेतु प्रेरित करना। इसकी जो उपलब्धियां हैं वो है कि अब तक 31 लाख से जो अधिक अपात्र लाभार्थियों ने गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा। तो एक एक पॉइंट को याद करते जाए, नोट कर लें कि अब तक कितने अपात्र लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से गिव अप किया गया है। तो कितने को किया गया है? 31 लाख से अधिक। इससे खाद्य सुरक्षा सूची का द्वारा शुद्ध हुआ दायरा और असली जो जरूरतमंद है उनको इस जो पॉलिसी है उसका लाभ मिलेगा। इस अभियान से खाद्य सुरक्षा सूची में लगभग 60 लाख नए पात्र परिवार से जुड़े हैं। मतलब 31 लाख से अधिक ने तो छोड़ा है और जुड़े कितने हैं नए पात्र? 60 लाख से। अपात्र द्वारा त्याग करने से लगभग 568 करोड़ रुपए की सालाना राशि राज्य सरकार को बचत के रूप में मिल रही है। तो ये तीनों ही फैक्ट है, इनको अच्छे से याद करना कि कितनों ने जो गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से छोड़े हैं लाभ, 31 लाख से अधिक ने, और नए कितने जुड़े हैं? 60 लाख, लगभग 60 लाख। और कितनी सालाना की राशि राज्य सरकार को बचत के रूप में मिल रही है? तो लगभग 568 करोड़ रुपए। यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि पहले जो इस अभियान की अवधि थी वो गवर्नमेंट ने 31 अगस्त तक कर रखी थी और अब इसमें क्या है, इसमें बढ़ाया गया है इस अवधि को। तो इस अवधि कितनी कर दी गई है? याद रखना, इसकी जो अवधि है वो 31 अक्टूबर 2025 तक कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2, NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 रैंकिंग से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, राजस्थान विश्वविद्यालय को इस रैंकिंग में टॉप 100 में स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा, मेडिकल श्रेणी में FSMS मेडिकल कॉलेज जयपुर ने 43 रैंक हासिल की है। तीसरा, प्रदेश के केवल 4 संस्थान ओवरऑल श्रेणी में शामिल हुए हैं। और चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन जो है आपके सामने, उसमें से असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें से असत्य कथन है ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान जो विश्वविद्यालय है उसको इस रैंकिंग में टॉप 100 में स्थान नहीं मिला है। मतलब इतना बड़ा राजस्थान विश्वविद्यालय है हमारा, पर उसको भी इस रैंकिंग में स्थान नहीं मिला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2025 से जो राजस्थान की स्थिति है उसको करते हैं हम यहाँ पे डिस्कस। प्रदेश का कोई भी विश्वविद्यालय, याद रहे राजस्थान यूनिवर्सिटी भी नहीं है, कोई भी विश्वविद्यालय टॉप 100 में जगह नहीं बना पाया है। सबसे बड़े राजस्थान विश्वविद्यालय के पास नेक ग्रेड होने के बावजूद भी वह सूची से बाहर रहा है। प्रदेश के केवल 4 संस्थान ऐसे हैं जो ओवरऑल श्रेणी में शामिल हुए हैं। केवल 4 संस्थान शामिल हुए हैं, तो उन चारों संस्थाओं की जो रैंक है वो हमें पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ऑप्शन में आ सकता है कि कौन कौन से हैं या फिर निम्न में से कौन सा नहीं है जो शामिल हुआ है। तो आपको चारों याद रखने होंगे। पहला कौन सा है? बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्था, बिट्स प्लानी। स्कोर इसका हुआ है 65.06 और रैंक है 16। स्कोर याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, पर रैंक याद रखना, कौन सी रैंक इसको मिली है? 16। दूसरा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर यानी IIT जोधपुर, इसकी रैंक है 66। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी MNIT जयपुर, इसकी रैंक है 77। स्कोर याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स अगर कर दिया ऑप्शंस को
तो स्कोर पूछ सकते हैं, वरना स्कोर पूछने की पॉसिबिलिटी कम है। रैंक इम्पॉर्टेंट है, तो रैंक याद रखना। रैंक है बिट्स की है पिलानी की 16, भारतीय IIT जोधपुर की है 66 और MNIT जयपुर की है 77। और फोर्थ कौन सा है? मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, जिसकी रैंक कितनी है? 98। इन चारों को याद रखना। मेडिकल श्रेणी में SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर ने पिछली बार से 4 स्थान बेहतर कर 43rd रैंक इसको मिली है। कथन में ये भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये पूछ सकते हैं कि इसकी रैंक को ऊपर नीचे कर सकते हैं या फिर पिछली बार से कम गिरावट आई है इसकी रैंक में, है ना। तो आपको याद रखना है कि पिछली बार से 4 स्थान बेहतर की रैंक आई है, यानी 43 रैंक आई है इसकी। अब क्यों, मतलब हमारे यहाँ क्या राजस्थान यूनिवर्सिटी तब भी टॉप में नहीं आया और बहुत इतनी जो कम केवल 4 ही यूनिवर्सिटी संस्था हैं जो ओवरऑल रैंकिंग में 100 में आई है। तो इसके पीछे कुछ कारण हैं, तो हम उनका पढ़ते हैं। क्यों, मेंस में तो कुछ भी आ सकता है और हम यहाँ केवल वनडे एग्जाम की तैयारी नहीं करवा रहे हैं। हाँ, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो आप एक ही एग्जाम के लिए फोकस होकर पढ़ो, बहुत अच्छी बात है वनडे के लिए। लेकिन अगर आप RAS या कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी करते हैं तो मेंस में भी आपके ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये दोनों ही एग्जामों के लिए बेनिफिशियल है, वनडे के लिए भी और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके लिए भी। तो ये कारण क्या है इसमें? पहला, मान्यता की कमी, यानी प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो विश्वविद्यालय तो हैं, लेकिन नेक मान्यता वाले सिर्फ 41 विश्वविद्यालय और कॉलेज कितने हैं? 317, यानी 41 यूनिवर्सिटी और केवल 317 कॉलेज ही ऐसे हैं जो नेक मान्यता वाले हैं। बिना मान्यता वाले संस्थान जो है वो ऑलरेडी इस प्रतिस्पर्धा से बाहर हैं, तो वो चाहे कितना ही अच्छा कर ले, उनके कोई मतलब ही नहीं हो रहा। IIT, IIM जैसे संस्थानों की तुलना में प्रदेश में रिसर्च प्रोजेक्ट और पेटेंट बेहद कम है, यानी हमारे यहाँ शोध और रिसर्च और जो इनोवेशन है उसका अभाव है। शोध पत्रों की क्वालिटी और इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशन भी बहुत ही सीमित है। फैकल्टीज़ की कमी है, जो स्थायी जो फैकल्टीज़ हैं वो पद जो है वो बड़ी संख्या में रिक्त है। योग्य अनुभवी प्रोफेसर निजी संस्थानों में आने से कतराते हैं क्योंकि वेतन व कार्य परिस्थितियाँ आकर्षक नहीं है। और कुछ ढांचा सीमाएं, यानी कई विश्वविद्यालय और कॉलेजों में आधुनिक प्रयोगशालाएं, टेक्नोलॉजी सक्षम कक्षाएं और रिसर्च सेंटर नहीं है। डिजिटल लर्निंग भी सीमित है। निगरानी तंत्र, यानी जो कंट्रोल सिस्टम है और नियमित जो शैक्षणिक ऑडिट और मूल्यांकन की व्यवस्था यहाँ पे बहुत कमज़ोर है। राज्य के अधिकांश जो संस्थाएं हैं वो इंडस्ट्री अकेडमी लिंक स्थापित नहीं कर पाए हैं। छात्रों के प्लेसमेंट, इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस कम है। तो ये पॉइंट्स हैं जिस वजह से हमारे यहाँ की रैंकिंग जो है बहुत कम आई है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रदेश के खनन विभाग द्वारा AI तकनीक और मशीन लर्निंग का उपयोग करके खनिजों की खोज की जाएगी। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट किन जिलों में शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, सीकर, भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन बताना है कि कहाँ पर प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है AI के जरिए, AI टेक्निक के जरिए खनन विभाग में खनिजों की खोज के लिए। तो कहाँ की जा रही है सबसे पहले? तो सबसे पहले जो पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है वो भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ में हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 में BBC। ठीक है, भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़। प्रदेश का जो खनन विभाग है अब AI तकनीक और मशीन लर्निंग का उपयोग करेगा। इसके लिए पहले 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। जिले मैंने आपको वहाँ भी डिस्कस किया था, याद रखना। BBC मतलब भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ में। इन जिलों में खनिजों के भंडार और संभावित क्षेत्र की जानकारी AI तकनीक से इकट्ठा की जाएगी। यहाँ की रिपोर्ट के आधार पर अन्य जिलों में भी इसको लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। ये जो पायलट प्रोजेक्ट है इन 3 जिलों में, ये किसके नेतृत्व में हो रहा है? तो यह हो रहा है हैदराबाद की NPIR क्रिटिकल मिनरल ट्रैक कंपनी के नेतृत्व में। और राजस्थान की स्थिति अगर खनिजों में देखी जाए तो यहाँ पर 82 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, जिनमें से वर्तमान में 57 खनिजों का खनन हो रहा है। और इसे बढ़ाने के लिए, क्योंकि केवल 82 उपलब्ध है लेकिन 57 में हो रहा है, तो इसको और इन संख्या को बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत सारी अप्रयुक्त मूल्यवान खनिज भंडार के खनन की दिशा में काम कर रही है और करना भी चाहती है और अभी कर भी रही है। तो AI टेक्निक से अगर हम करेंगे तो वो और भी ज़्यादा यूजफुल होगी। AI की तकनीक काम कैसे करेगी? तो AI विश्लेषण के माध्यम से उन क्षेत्र की पहचान की जाएगी जहाँ पे खनिजों का भंडार है।
संभावना मिलने पर वहां ट्रेडिंग कर मशीन लर्निंग के माध्यम से कोर नमूनों का रासायनिक विश्लेषण किया जाएगा और निष्कर्ष के आधार पर क्षेत्र में खनिज ब्लॉक तैयार कर उन्हें नीलामी के लिए तैयार किया जाएगा। इसके महत्व बहुत है। राजस्थान में जहाँ चूना पत्थर, तांबा, आधार धातु, लौह, अयस्क जैसे कई खनिजों के विशाल भंडार हैं, जिनसे राजस्थान में खनन का प्रसार जो है वो बढ़ाया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य द्वारा स्मार्ट ग्रिड प्रबंधन के लिए डिजिटल ट्विन पहल की शुरुआत की गई है? याद रखना इसको टर्म क्या है, ये डिजिटल ट्विन। तो इसके लिए किस राज्य द्वारा स्टार्ट की गई है पहल? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या कर्नाटक? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान। हमारे राजस्थान में स्टार्ट किया गया है स्मार्ट ग्रिड प्रबंधन के लिए डिजिटल ट्विन पहल। अभी होती क्या है? तो राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है, ये भी याद रखना कि पहला राज्य बना है राजस्थान, जिसने बिजली वितरण प्रणाली को डिजिटल बनाकर स्मार्ट ग्रिड में बदल दिया है। और अब इस पहल को क्या कहा गया है? डिजिटल ट्विन। इससे दक्षता बढ़ेगी और उपलब्धता, उपयोग और खराबी के बारे में वास्तविक समय की जानकारी मिलेगी। कुसुम योजना के तहत उत्पादित जितनी भी बिजली है वो ग्रिड को भेजने के बजाय किसानों को ही उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, जियो स्टैटिक का उपयोग किया जाएगा और पूरी प्रणाली को जियो टैग किया जाएगा। याद रखना, कुसुम योजना के तहत जितनी भी बिजली उत्पादित हो रही है उसको ग्रिड को भेजने के बजाय किसको दी जाएगी? किसानों को उपलब्ध करवाई जाएगी। जयपुर डिस्कॉम। जयपुर डिस्कॉम के कोटपुतली, भिवाड़ी और अलवर यानी तीनों सर्कल में यह शुरू हो रहा है। जयपुर डिस्कॉम ने ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट नामक एनजीओ के साथ साझेदारी की है। यह गैर सरकारी संगठन अमेरिका के रॉकफेलर फाउंडेशन जुड़ा है। यह परियोजना टोंक, दौसा, जयपुर और जयपुर दक्षिण में भी शुरू की गई है। अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम में भी इसको शुरू किया जा रहा है। तो जयपुर डिस्कॉम में कहाँ कहाँ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हो रहा है? तो याद रखना, कोटपुतली, भिवाड़ी और अलवर। किसने, जयपुर डिस्कॉम ने किसके साथ, किस एनजीओ के साथ साझेदारी की है? ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट नामक एनजीओ के साथ। ये क्वेश्चन बहुत आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से याद कीजिएगा। डिजिटल डिस्कॉम का महत्व क्या है? तो इसका महत्व क्या है? भारत में जो अपनी तरह का यह पहला पायलट प्रोजेक्ट है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहीं भी कोई भी इनोवेशन वाला जो काम होता है, अगर पहली बार हो रहा है तो ऑफकोर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार पायलट प्रोजेक्ट है। यह राजस्थान को विद्युत क्षेत्र सुधारों में अग्रणी के रूप में प्रदर्शित करता है। यह स्मार्ट ग्रिड और डिजिटल इंडिया पहल के लिए भारत सरकार के प्रयासों के अनुरूप है। अजमेर पब्लिकेशन के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा हेतु मॉडल पेपर्स प्रकाशित किए गए हैं और उसके साथ साथ ही वीडियो के लिए भी सीधी भर्ती परीक्षा हेतु भी सॉल्व मॉडल पेपर्स तैयार किए गए हैं। इन्हें हमारी विशेषज्ञ टीम द्वारा बहुत ही मेहनत करके बनाया गया है। तो आपके लिए ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो आप इनको अपने नज़दीक की बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो या फिर हम यहाँ वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हो। वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी ऐड कर रखा है, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर पेपर की स्टडी किए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी तैयारी इनसफिशिएंट, मतलब इनकम्प्लीट मानी जाती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर जब आप एनालिसिस करते हो आपको आइडिया हो जाता है कि कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और क्या क्वेश्चन का लेवल आ रहा है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर ऐड किया गया है कि आप पहले आराम से प्रीवियस ईयर पेपर देखें, उसका एनालिसिस करें और उसके बाद फिर मॉडल पेपर से अपनी तैयारी स्टार्ट करें। तो बहुत मेहनत करके बनाया है, होप सो आपको बहुत पसंद आएगा और आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आप इनको जल्दी से परचेज कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोड़म देसर भैरोजी का मेला प्रत्येक वर्ष किस तिथि को लगता है? तो पहला ऑप्शन है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी चतुर्दशी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी, व कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी। इसका सही आंसर क्या होगा? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी व चतुर्दशी, यानी ऑप्शन नंबर 1। यह मेला बीकानेर में होता है। तो याद रखना, कोड़म देसर भैरोजी का मेला कहाँ लगता है राज्य में, किस राज्य में? तो बीकानेर में। किस तिथि को आयोजित किया जाता है? तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी व चतुर्दशी को। आप कहेंगे यह कोई बहुत इंपॉर्टेंट मेला तो नहीं लग रहा है, मतलब इतना ज़्यादा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है कि आपने न्यूज़ में क्वेश्चन बनाया है।
तो आजकल जो RSSB का ट्रेंड चल रहा है ना, वो यही है कि वो जनरल जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जो हमें पता होते हैं वो नहीं पूछ रही है। जो बुक्स में आपके इंक्लूड मेंशन किए हुए हैं वो मिले या वो जगह नहीं पूछ रही है कल्चर में, स्पेशली कल्चर और आर्ट एंड हिस्ट्री एंड कल्चर के जो क्वेश्चंस हैं वो चीज़ें पूछती है जो न्यूज़ में तो रहती हैं पर अभी तक बुक्स में नहीं आई हैं। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन भी वही बना कर दें, क्योंकि बुक्स का मैटर तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे आपकी तैयारी के दौरान, लेकिन जो न्यूज़ में जो आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे रिलेटेड जो करंट है कल्चर है या हिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। तो हम कोशिश करते हैं कि उसी से आपको क्वेश्चन भी आ जाए, ताकि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपका आंसर आप दे सको आराम से। तो कोड़म तेसर भैरव जी का जो मेला है वो कौन से जिले में लगता है? बीकानेर में। और उसकी तिथि क्या है? प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी को। कोड़म तेसर भैरव मंदिर जो है वो 600 वर्ष पूर्व भैरव जी की प्रतिमा को मंडोर जोधपुर से पूर्व देदाजी कोड़मदर तेसर लाए थे और प्रतिमा को स्थापित किया था। तो ये यहाँ पे जो स्थापित है, प्रतिष्ठित है भैरव जी की प्रतिमा, वो कहाँ से लाई गई थी? याद रखना, वो जोधपुर से लाई गई थी। पहले मंदिर का जो निर्माण है वो लाल पत्थर से करवाया गया था। उसके बाद बीकानेर की महाराजा गंगा सिंह जी ने इट्टी के संगमरमर से मंदिर का जीर्णोद्धार में नवीनीकरण कराया था। 2 फैक्ट्स हो गए। पहला कि इस मंदिर की जो प्रतिमा है उसको प्रतिष्ठित किसने किया था? तो जोधपुर से लाई गई थी ये प्रतिमा और देदाजी लेकर आए थे। दूसरा फैक्ट कि इसको जीर्णोद्धार किसने करवाया और उसके बाद इसका? तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने। ठीक है, ये दोनों ही चीजें याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व एशिया में गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी के रूप में सामने आया है और जहां पर गिद्धों की 7 प्रजातियां पाई जाती है? बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है ये कि जहां भारत में संकट आ रहा है गिद्धों की संख्या को लेकर, पर वहां पर हमारे राजस्थान में एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जो एशिया में गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी के रूप में आया है और वहाँ पे 7 प्रजातियों, गिद्धों की जो 7 प्रजातियाँ हैं वो पहचान में आई हैं। तो कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो ऑप्शन देखिए, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स या फिर रामगढ़ विस्तारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। राजस्थान का मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व एशिया में गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी के रूप में सामने आया है। यहाँ लगभग 1500 से अधिक गिद्ध रहते हैं और अब तक 7 प्रजातियों की पहचान हो चुकी है। मुकुंदरा को गिद्धों के संरक्षण का सबसे बड़ा ठिकाना माना गया है। अब अगर बात करें कि कौन कौन सी जो गिद्ध की प्रजातियां पहचानी गई है, तो पहली है लॉन्ग बिल्ड वल्चर, दूसरी स्लेंडर बिल्ड वल्चर, तीसरी वाइट रम्प्ड वल्चर, चौथी इजिप्शियन वल्चर, पांचवी ग्रिफॉन वल्चर, छठी हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर, सातवीं सिनेरियस वल्चर। इनका नाम याद नहीं रहे, इट्स ओके, आप याद करेंगे। अगर याद नहीं रहता है इनके नाम भी तो भी कोई भी एग्जामिनर ऑलमोस्ट ये पूछेगा तो नहीं, कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है इनके नाम पूछने की। ये पूछ सकते हैं कि किस टाइगर रिजर्व में जो 7 प्रजातियां गिद्धों की है वो पहचानी गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में। क्वेश्चन नंबर 7, जोगमाया माता मेला राज्य के किस जिले में आयोजित किया जाता है? पहला बीकानेर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा जोधपुर, चौथा बाड़मेर। तो इसका आंसर क्या होगा? ये कहाँ पे होता है? ये होता है बीकानेर जिले में, जोगमाया माता मेला। बीकानेर के सैरूना गांव बायाजी धाम स्थित जोग माता का मंदिर। तो आपको याद रखना हो कि जोग माता का जो मंदिर है वो कौन से जिले में और कौन से गांव में है, बस इतना इम्पोर्टेंट है। कौन से जिले में है? बीकानेर पे, और कहाँ पे, कौन से गांव में है? सैरूना गांव में है। अब एक ऐसी न्यूज़ है जो न्यूज़पेपर में आई है और वनडे एग्जाम में पूछने के उसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन हम स्टूडेंट्स हैं, हमें पता होना चाहिए कि आजकल क्या चल रहा है राजस्थान में, क्या इंपॉर्टेंट है। और अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर की आप तैयारी कर रहे हो तो ऐसी न्यूज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमने सोचा कि हम आज़ाद विचार के नाम से आपसे कभी ना कभी ऐसी न्यूज़ को शेयर करेंगे जो आपके लिए जानने के लिए, एक अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसको हम आज़ाद विचार बोलते हैं, कहेंगे।
तो आज का जो हमारा आज़ाद विचार है वो ये है कि राजस्थान में 2024 में साइबर ठगी का एनालिसिस किया गया है। तो ये तो राजस्थान के जितने भी नागरिक हैं उनके लिए अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको पता होना चाहिए कि आजकल साइबर जो क्राइम्स है वो कितने बढ़ गए हैं, और उन पे जो एनालिसिस करके जो रिपोर्ट आई है उसको करते हैं हम अभी यहाँ डिस्कस। ये आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एज एन आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो करते हैं, राजस्थान में 2024 में साइबर ठगी के जो मामले हैं उनकी शिकायत कितनी दर्ज की गई है? 1 लाख से भी ज़्यादा मामलों की शिकायतें दर्ज की गई है। इनमें से केवल 437 में ही FIR दर्ज हो चुकी है, जो कुल शिकायतों का केवल 0.69% है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है जो सबके लिए है राजस्थान में। तो हमें पता होना चाहिए आंकड़े। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप इन फैक्ट्स को यूज़फुल ले सकते हैं। यह आंकड़ा बताता है कि प्रदेश में ठगी जो मामले हैं उनको गंभीरता से लेने और उन्हें अंजाम तक पहुंचाने की प्रक्रिया बेहद कमजोर है। देश भर में दर्ज शिकायतों में राजस्थान में 6% शिकायतें हैं, टोटल 6%, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। जबकि ठगी की जो राशि देखी जाए तो उस पूरी राशि का 3.5% का हिस्सा किसका है? सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का। हालांकि बैंकों में अगर ठगी की जो राशि रोकी गई है उसमें प्रदेश का योगदान 13.15 है, जो देश में सबसे अधिक है। मतलब सर्वाधिक जो बैंकों से जो ठगी हो रही है उसमें राशि रोकने में पहला नंबर किसका हो गया? हमारे राजस्थान का। तो ये गंभीरता का विषय है कि बैंकों से जो ठगी हो रही है बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ पे, तो रोकी तभी तो जा रही है। 13.15%। अब चुनौतियाँ क्या हैं, क्यों हो रही है इतनी साइबर ठगी? तो यहाँ पे पहली बात तो साइबर थानों में एक्सपर्ट्स की कमी है। दूसरा, DOIT से स्टाफ लिया गया है। IT बैकग्राउंड नहीं होने से प्रभावी नहीं है ये प्रक्रिया पूरी। 350 साइबर एक्सपर्ट की योजना जो है अब, लेकिन अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। 2022 से कोई भी नया एक्सपर्ट नहीं लिया गया है और टेक्निकल संसाधनों की कमी है। तो ये सारी चीज़ें थी जिस वजह से हमारे यहाँ साइबर ठगी बहुत ज़्यादा हो रही है, और हमें खुद को भी पर्सनली बहुत ही अवेयर रहना होगा इस चीज़ को लेकर, क्योंकि जितनी ज़्यादा सोशल मीडिया और ये सब चल रहे हैं आजकल, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है साइबर ठगी की। तो आप लोग भी ध्यान रखें और कोशिश करें कि इन सब में आप औरों को भी बहुत ही जागरूक कर सकें। ये समस्याएं क्यों बरकरार है अभी तक? क्योंकि 1 लाख रुपए से कम ठगी को सामान्य थाने में न्यूज़ लिखी जाती है, और जो साइबर थाने में कौन सी लिखी जाती है? जो 1 लाख से अधिक की ठगी हो। ग्रामीण क्षेत्र में केस दर्ज कराने में भी कठिनाई होती है, क्योंकि जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, कोटा, जो ग्रामीण जो जिले हैं, कोटा के, जयपुर के, जोधपुर के, और जो नए जिले जो अभी बने हैं वहाँ पर साइबर थाने ही नहीं है। तो जब साइबर थाने ही नहीं होंगे तो कहाँ रिपोर्ट दर्ज कराएंगे साइबर की क्राइम की? तो इसीलिए ये सब चीज़ें जो है, समस्याएं अभी तक बरकरार है। तो गवर्नमेंट को इस पर बहुत ही जल्दी ही कदम उठाने होंगे बहुत, वरना जो केसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने न्यूज़ देखकर आप लोग अवेयर हुए होंगे साइबर क्राइम के प्रति और अपनी और ज़्यादा अलर्ट रहेंगे। तो आज की जो न्यूज़ है वो यहीं समाप्त हो रही है। अगर आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा मैसेज करके, कमेंट करके, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अजय मेरू पब्लिकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।